सके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 12th और आप सबके लिए ज्योग्राफी से मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि सेट 3 है। और अभी तक आपने सेट 1 और 2 नहीं देखे तो जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर आप 1 से लेके 10 तक सेट देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको इस वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाले हैं, जो कि आपके नॉलेज के लिए भी यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको टेस्ट भी लिया जाता है प्लस आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो आप ज्वाइन जरूर कर लेंगे, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर आपको ऑल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आपको 150 रुपया फीस लगेगा, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और एक बात फिर से बता देते हैं मेरे दोस्त, यह मेरे लिए एक नया वीडियो है, क्योंकि हम ये जो लैपटॉप से बना रहे हैं, पहले हम मोबाइल से बनाते थे, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब लैपटॉप से बना रहे हैं। आप सब जरूर कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा है वीडियो आज का, ठीक है। स्पेशली आज के लिए हम बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा हमारा गलती भी होगा लैपटॉप में, तो भूल जाइएगा, ठीक है। चलिए अब 1 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा था? ये जो एक प्रकार क्या है, अर्थ है, क्या है, एक प्रकार का अर्थ है, जो कि कुमारी सिंपल के द्वारा बोला गया था। तो जो कि आपका सी राइट आंसर है। और कभी कभी पूछा जाता है कि जो कुमारी सिंपल है वो कहाँ की थी, तो अमेरिका की। ये भी आप याद रख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ की थी? अमेरिका की थी, ठीक है। याद हो गया ना। चलिए अब देखते हैं सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है यहाँ पर कि किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। अब समझिए प्रश्न को अच्छी तरह से। कह रहा है कि किसी देश की जो है ना जनसंख्या बढ़ना चाहिए। अभी जैसे मान लीजिए भारत की क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, चीन की क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, अमेरिका की क्या है, जनसंख्या जो है बढ़ रही है। लेकिन ऐसा भी देश है जहां पर जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, डाउन हो रही है, मतलब कि घटती जा रही है। तो वो देश कौन सा है? लाटविया है। कौन है? लाटविया। तो आपका सी राइट आंसर होगा। और एक बात यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न को समझ सकते हैं कि क्यों इस देश की जनसंख्या धीरे धीरे क्यों कम रही है। इसका कोई रीजन होगा क्या? चलिए इस रीजन को जानना ज्यादा जरूरत नहीं है, बट प्रश्न को अच्छे से समझा दिए, ये बहुत बड़ा जरूरत है, ठीक है। चलिए 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर लगाना है। क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर लगाना है कि किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो फटाफट आप सब कमेंट करके बताइए। आप सबका कमेंट बिल्कुल ही आ रहा है। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत अच्छे। आप सबका जो राइट आंसर आ रहा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, ए वाले का राइट आंसर है। और कभी कभी पूछा जाता है कि देश, मतलब कि जो पूरे दुनिया में जनसंख्या के मामले में सबसे नंबर 1 पे कौन है, तो चीन है। कौन है? चीन है। उसके बाद आपको बता दें भारत है। कौन है? भारत है। उसके बाद कौन है? आपके अमेरिका है। कौन है? ये सब आपको याद रखना है। और कुछ दिन बाद कह सकते हैं चीन को भी पीछे छोड़ देगा कौन? भारत। और उसके बाद ब्राजील हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब देश आते हैं जनसंख्या के मामले में, ठीक है। चलिए अब देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, 4 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझेगा। और यहाँ पे कह रहा है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो दिए थे वो आपके नॉइस्टीन दिए थे। तो बी आपका राइट आंसर है। और यहाँ पर याद रखना है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो कब दिया गया था, वो आपके 1945 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1945 में। और इसीलिए ये जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के दिए हैं नॉइस्टीन, इसीलिए इसे पिता भी कहा जाता है। किसका? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के, ठीक है। याद हो गया ना, बहुत अच्छे। अब चलिए 5 नंबर में क्या कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। और यहाँ पर कह कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था, या कह सकते हैं शुरुआत कब हुआ था? किस चीज का? हरित क्रांति। सबसे पहले याद रखना है मेरे दोस्त, ये जो क्रांति होता है, क्रांति का अर्थ क्या है कि मुनाफा। एक तरह से देख सकते हैं, अगर कहीं भी क्रांति होता है तो उसमें हानि नहीं होती है बल्कि लाभ होती है। किसको? सरकार को नहीं, जनता को होता है लाभ।
जो करता है उसको लाभ ही मिलता है क्रांति में, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपका सी राइट आंसर है। 1966 से 67 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है, वो है कृषि। क्या है, कृषि। इसमें क्या हुआ, ये जब क्रांति हुआ उसके बाद क्या हुआ, कृषि की सबसे ज्यादा प्रगति ही, और कह सकते हैं कि कृषि की बहुत अच्छे डिमांड वाले सब हो सकता है, बहुत अच्छा हुआ था, ठीक है, उस टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए आपके सामने 6 नंबर में क्या करा है, 6 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझेगा कि साफ्टा किस संदर्भ में वर्णित है। साफ्टा किस संदर्भ में वर्णित है, तो ये आप कमेंट करके बताइए आपका 6 नंबर प्रश्न का। तो 6 नंबर जो है ये प्रश्न, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, ये जो साफ्टा है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो साफ्टा की स्थापना जो हुई थी 6 जनवरी, याद रखिएगा मेरे दोस्त, 6 जनवरी 2004 को हुई थी। कब हुई थी, 6 जनवरी 2004 को हुई थी। लेकिन लागू जो हुआ था पूर्ण रूप से वो 1 जनवरी आपके 2006 में हुई थी, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो उद्देश्य क्या है, मतलब कि जो साफना का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार। क्या है, व्यापार है सबसे बड़ा। व्यापार का अर्थ क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमें व्यापार करना है, भारत से बाहर करना है, तो उसमें क्या होना चाहिए, मुक्त व्यापार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मुक्त, जिससे हमें कहीं पैसा वैसा कुछ ना लगे, थोड़ा बड़ा भी पैसा ना लगे। तो इसमें करा के संदर्भ में वर्णित है, तो ये आपका कमेंट आप खुद करके बताइएगा क्या होगा, वन रोपण होगा या सीमांत किसान विकास होगा या नहर प्रणाली होगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इतना बता दिए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत के विचार से किस पदार्थ का परिवहन सबसे अधिक होता है। भारत के विचार से मतलब भारत की तरफ से सबसे ज्यादा जो मतलब किसी चीज की जो क्या होती है दूसरे जगह जाती है, वो क्या है, कोयला है, खदान है, लोहा अयस्क है या इस्पात है। तो फटाफट बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें बहुत सारा कह सकते हैं, तो इसमें हम मान सकते हैं कोयला भी हो सकता है और खदान भी, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो 7 नंबर का आप कमेंट फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए अब यहाँ पर देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है कि 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे। 2006 के बारे में बोला जा रहा है, भारत में मिलियन सिटी थे, तो 40 थे, 41 थे, 42 या 43। तो आप सबका जो राइट आंसर आ रहा है वो 40 थे। कितने थे, 40, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न को अच्छे से समझेगा। 9 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित नदियों में से किस देश में, किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोगिता भूम जल संसाधन है। तो सिंधु नदी में, गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्र में, गोदावरी में। तो ये प्रश्न आप तो पक्का अपने 100% लगा दिया होगा, बहुत अच्छे। गंगा वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। वहां पर क्या है, सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोगिता भूम जल है, जो कि आपका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं कि संसाधन वगैरह में बहुत ही आगे है, कृषि वगैरह करने में ये सब जो है ना, गंगा वो सबसे ज्यादा विकसित है, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर में क्या कह रहा है। 10 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि बांस स्ट्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। ये जो बांस स्ट्रिप जो देख रहे हैं वो सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है कहाँ में, बिहार में, पंजाब में, मेघालय में या केरल में। तो ये प्रश्न आपको पता चल गया होगा कि ये जो है मेघालय में प्रसिद्ध है। क्या है, मेघालय में। और यहाँ पर एक बात याद रखना है, देखिए यहाँ पर जो है ना, जैसे बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का अर्थ समझे हम क्या करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है ना, ये खेत है, ठीक है, समझिए थोड़ा सा अच्छे से समझा रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए आज इसी वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, खेत है, और यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा गहरा है, यहाँ पर पानी जरूर होगा। तो इसमें से क्या करता था, उसमें जाके कृषि करता था, इसमें के पानी क्या करता था, इसमें लाता था और बांस के जरिए लाता था, ऐसे नहीं जानते हैं। तो उसमें थोड़ा सा पानी इतना दूर लोड हुआ, तो फिर इस पानी को इस माहे जाएगा तो इस माहे चला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रणाली बहुत ही अच्छा थी, जो कि पुराने समय में हुआ करती थी। कहाँ पर, पुराने समय में हुआ करती थी ये प्रणाली, ठीक है। और बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए 11 नंबर में देखते हैं, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके लिए, पॉलिटी के लिए और हिस्ट्री के लिए, प्लस आपके ज्योग्राफी के लिए, प्लस आपके इकोनॉमिक्स के लिए, ये सब्जेक्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हम इसे MVVI भी कह सकते हैं। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी, या कह सकते अवधि है, वो आपके हैं 2007 से लेके 2012 तक। तो बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और कभी कभी पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आप सब कमेंट करके बता देंगे मेरे बच्चों।
फटाफट आप सब कमेंट करके बताएंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कभी थी। आप सब कमेंट करके जरूर बतलाएंगे, ठीक है। चलिए 12 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। वो है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या उड़ीसा में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, वो आपका मध्य प्रदेश होगा। तो ए वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या है, बालाघाट जो मैंगनीज है वो प्रसिद्ध है किस लिए, मैंगनीज के लिए। ये जो मध्य प्रदेश जो देख रहे हैं वो मैंगनीज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 13 नंबर में क्या कर रहा है कि अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ स्थित है। अंकलेश्वर क्षेत्र जो है वो कहाँ पर स्थित है, असम में, गुजरात में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में। तो सॉरी, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश है। तो ये जो बिल्कुल ही राइट आंसर जो है आपका बी राइट आंसर का। ये जो अंकलेश्वर क्षेत्र जो कहाँ है, तो गुजरात में है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 14 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाम की ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। तो ये है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल। तो इसका बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये जो नरोरा नाम की ऊर्जा संयंत्र जो है आपके, वो कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से है। तो बी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी आपका राइट आंसर है। और इसमें थोड़ा सा और अच्छे से हम तो आप सबको समझा देते हैं तो थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश बिल्कुल ही राइट आंसर है। और कभी कभी पूछा जाता है तारापुर, बहुत बार पूछा गया है, कभी कभी नहीं बहुत बार पूछा गया है। तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। और इसे याद नहीं किए तो आपकी गलती होगी सबसे बड़ा। एक नंबर में याद रखिएगा, ठीक है। 2 नंबर में क्या है, राणा प्रताप। क्या है, राणा प्रताप। ये जो है आपके कहाँ पर है, राणा प्रताप सागर जो कहाँ पर है ये भी याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में। ये सेकेंड नंबर में याद रख लीजिए। और थर्ड नंबर में ये भी याद रख लीजिएगा, कल पक्कम। क्या है, कल पक्कम जो है आपके तमिलनाडु में है, तमिल नाडु, ठीक है। ये आप सब स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं मेरे दोस्त, अगर आप सबको इच्छा है ये जरूर ले सकते हैं। और यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ से 1 नंबर तो जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस प्रकार जो हम समझाए हैं, ठीक है। चलिए अगर आपका नोट्स नहीं करना आपकी मर्जी, बट हम बता दिए कर लिए तो और अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए 15 नंबर में क्या कहा है कि बाबा बुदन पहाड़ी है। बाबा बुदन पहाड़ी जो है आपके कर्नाटक में, गोवा में, झारखंड में या उड़ीसा में। तो आप सबका राइट आंसर क्या होगा, कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए और ये भी बहुत बड़ा पहाड़ ही वाला लिखा होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर में क्या करा कि इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होती है। इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी क्या है, प्रवाहित होती है। यमुना नदी, सॉरी गंगा नदी, यमुना नदी, केन नदी या सतलज नदी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये जो सतलज देख रहे हैं उस नदी से क्या होती है, प्रवाहित होती है। और ये कहाँ पर है, तो ये भी याद रख सकते हैं, राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान। यहाँ पर न होगा, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 17 नंबर में क्या करा है, लिखित, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है। तो आप सबको पता है कि पटना की राजधानी है, बाकी ये सबकी नहीं है। तो आपका राइट आंसर यही होगा, राइट। अब पटना की राजधानी कहाँ है ये तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो क्या कहा जाए आपको। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। जो मेगा नगर है उसकी जो जनसंख्या होनी चाहिए 10 लाख से या 50 लाख से अधिक या 50 लाख से कम या 1 लाख। तो ये आपको पता चल गया होगा कि जो मेगा नगर की जो जनसंख्या होती है वो 50 लाख से अधिक होती है। तो बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न में क्या करा है। 19 नंबर प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। ओहो, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिक्कत, ये लैपटॉप है ना तो थोड़ा सा सीखने में हमें टाइम लगेगा, क्योंकि हम लैपटॉप फर्स्ट बार चला रहे हैं ना, और फर्स्ट टाइम आप सबके लिए वीडियो बना के भी दे रहे हैं। चलिए 19 नंबर में देखिए क्या करा कि किसी बस्ती के कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है। कहा रहा है कि किसी बस्ती की, कोई बस्ती जैसे मान लीजिए इंडिया में ही कितना आबादी होना चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, तो वहां पर क्या कहा जा सकता है, शहर का उपाधि दिया जा सकता है। तो 2500, 5000 या 1000 या 3000। तो अमेरिका में जो है ना, अमेरिका में आपको याद रखना है, अमेरिका में जो है 2500 पर शहर की उपाधि दी जाती है।
तो ए आपका राइट आंसर है, याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए आपके सामने देखते हैं 20 नंबर में क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। जल अभाव वाले बस्तियों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, जो कि ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट किया गया है, बहुत बार। तो ये जो आपको प्राकीर्णन देख रहे हैं वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए 21 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाकलाप जो है आपके आखिर जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है। मछली पकड़ना ये भी आपके प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि भी आपकी क्या है, ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। लेकिन जो शिक्षक देख रहे हैं और नौकरी जो देख रहे हैं वो आपके तृतीय क्रियाकलाप है, तो डी आपका राइट आंसर है। उसे बता दें तृतीय क्रियाकलाप में आपसे पूछा भी जा सकता है बहुत बार, क्या क्या है, तो सेवा हो गया, संचार हो गया, ये भी बहुत बार पूछता है, और व्यापार भी हो गया, ठीक है। व्यापार भी आपके आते हैं, आप कुछ और भी ले सकते हैं, जो आपका इच्छा हो वो ले सकते हैं, बैंकिंग ले सकते हैं। बैंकिंग भी आपको क्या आते हैं, तृतीय क्रियाकलाप में ही आते हैं। ये सब आपके किस में है, तृतीय क्रियाकलाप है। आपसे पूछा जाएगा कि तृतीय क्रियाकलाप के 4 उदाहरण दीजिए, तो ये सब आप देखिए अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए 22 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक रोपण फसल नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन है ऐसा जो है इसमें से रोपण फसल नहीं है। तो आपको कमेंट करना है कि कौन जो है वो रोपण फसल नहीं है। तो देखिए रबर जो है एक प्रकार के रोपण फसल है, याद रखिएगा। चाय भी आपके रोपण फसल है, गन्ना भी आपके हैं, या चावल भी है। तो फटाफट बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा 22 का। तो देखिए इसमें हम जानते हैं रबर जो है एक प्रकार के रोपण फसल है, चाय भी रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण फसल है। लेकिन चावल को कभी रोपते देखे हैं नहीं। तो डी आपका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए धान। क्या होना चाहिए, धान जो है एक प्रकार की क्या है, रोपण फसल है। और ये बाकी सब जो ये सब तो है ही है। तो चावल नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो डी आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको लग रहा है कि इसमें रॉन्ग आंसर है तो आप जरूर हमें इसे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या 23 नंबर में है कि निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए क्या कर रहा है कि जैसे कोई देश हो गया और उस देश को विकास करने में कौन सी जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो वो जो होती है मेरे दोस्त 15 से 59 साल के जो एज होते हैं, जो कि आप क्लास 10th में जाते हैं तो कोई कोई स्टूडेंट जो होते हैं 14 साल का हो जाता है, और कोई कोई 15 भी रहता है। तो वो स्टूडेंट क्या कहलाएंगे, देश का विकास करने वाले हैं। क्योंकि आप पढ़ाई जो करते हैं 25 साल तक करते हैं, और 25 साल के बाद अपने कैरियर पर ध्यान देते हैं, क्योंकि आपके बाल बच्चे वो भी शादीशुदा हो गए रहते हैं। तो उस टाइम से आपको कमाना रहता है, अपने घर का परिवार वार चलाना पड़ता है। तो ये क्या कहलाता है, देश का विकास कर रहे हैं। प्लस में अगर आप 60 से मतलब 60 भी मान सकते हैं, और 70-80 साल जब हो जाता है तो आप वृद्धावस्था में आ जाते हैं, तो आप दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। जैसे आपके बच्चे होंगे उस पे आप डिपेंड हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, विकासशील नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या पूछ रहा है, कार्यशील, जो कि विकास करने में मदद करती है। तो वो जो होती है 15 से 59 साल की जो एज होती है वही हो सकती है, ठीक है। चलिए, अब देखिए आपके सामने क्या कह रहा है 24 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है। अब समझिए कि ऐसा कोई देश है, ठीक है, जहां पर पुरुष पुरुष से ज्यादा क्या है, स्त्री की जनसंख्या क्या है, स्त्री की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है। तो वो जापान है, फ्रांस है, लाटविया है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबका जो राइट आंसर क्या आ रहा होगा, लाटविया आ रहा है। और इसका रीजन समझिए, देखिए अब किसी भी देश में स्त्री की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि वहां पर स्त्री की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, वहां पर बहुत ही अच्छे से सम्मान दिया जाता होगा। किसको, स्त्रियों को। पुरुष की अपेक्षा मतलब कि पुरुष से ज्यादा है स्त्री की जनसंख्या, तो इसी कारणों से क्या है। और भारत में ऐसा नहीं है, भारत में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, दूसरे किसी भी अदर देश कंट्री में देख सकते हैं, वहां पर ऐसा अपेक्षा नहीं देखा जाएगा। और सबसे खराब तो कतार में शायद कि ऐसे ही कुछ पढ़े हो, याद होगा आप सबको, तो बता दीजिएगा जरूर ऐसा कौन सा देश है जहां पर स्त्री की स्थिति सबसे खराब है, ठीक है। चलिए, बड़ा सा लॉन्ग वीडियो बन गया होगा मानते हैं, बट हम आपके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश करें। और चलिए 25 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि रबर का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन है। प्लीज आप अभी तक एक बार लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा।
और एक बार जम के अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिए मेरे दोस्त। अगर आप सबके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना रिसर्च करके आप सबके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप सबका एक फर्ज होता है कि वीडियो को शेयर किया जाए। वीडियो को शेयर किया जाए, आप सब्सक्राइब करें या ना करें, सब्सक्राइब कीजिएगा तो अर्थ मतलब कि आप पढ़िएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपके दोस्त भाई-बहन कोई और भी जानेगा ना, इससे हमें और बेनिफिट होगा और आपके लिए हम और अच्छा खासा वीडियो बना के दें, ठीक है? चलिए, यहाँ बताइएगा रबर का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन-सा है? तो रूस है, जापान है, अमेरिका है या मलेशिया है? तो आप सबको राइट आंसर पता चल गया होगा, डी राइट आंसर होगा, ठीक है? मलेशिया। याद है ना? चलिए, बहुत अच्छे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा थोड़ा-सा और इसी में एग्ज़ाम्पल देते थोड़ा-सा और समझा देते हैं। जितना अच्छे से समझेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा क्या? और जितना आपके लिए समझेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ये हम बोलते हैं बार-बार, ठीक है? चलिए, अब आगे चलें। हाँ, सब बहुत देश ऐसा है, रबर उत्पादन में बहुत देश है, चीन, अमेरिका, थाईलैंड ये सब के सब देश है, ठीक है। चलिए अब देखिए 26 नंबर में क्या कहा है, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? तो फसल उत्पादन को भी लेते हैं, तो ये आपका राइट आंसर है। पशुपालन, जो कि हम पशुपालन भी करते हैं कृषि के साथ-साथ। मत्स्य उत्पादन का अर्थ होता है कि मछली पालना। क्या होता है? मछली पालना। और ये मछली पालने के साथ-साथ अगर आप कृषि करते हैं तो आपको जीवन में बहुत ही अच्छा सुख और समृद्धि पैदा हो सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक खेत है और यहाँ पर मछली धर दीजिए इतना दूर में और इतना दूर में कृषि कीजिए। बहुत ही अच्छा बजट में आपका होगा, जब आपके पास खेत वगैरह बहुत ज़्यादा है तो। ठीक है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। इसके बारे में पढ़िएगा एग्रीकल्चर में तो अच्छे से समझिएगा कि कितना प्रकार, जैसे मान लीजिए खेत है, तो इतना देर में हम क्या कर सकते हैं? मछली और यहाँ पर क्या कर सकते हैं? खेती वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पर हो सकता है मुर्गा-उर्गा सब चीज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है जब अगर एग्रीकल्चर में जाते हैं, अगर आपके पास खेत वगैरह ज़्यादा है तो, ठीक है? 27 नंबर में देखिए कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे उपयुक्त है? तो देखिए कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है, वो मैदानी क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में एकदम सीधा-साधा होता है और यहाँ पर बैल-उल से खेत ट्रैक्टर वगैरह से हम क्या कर सकते हैं? खेत को जोतवा सकते हैं और पर्वतीय जैसे ढलान होता है, वहाँ पर जो उच्च पठार वाली जो जगह होता है, यहाँ पर हम कैसे करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते हैं। अच्छा से कृषि नहीं कर पाएँगे। तो मैदान जो है ना, वो सबसे परफेक्ट जगह है, तो सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? चलिए 28 नंबर में देखते हैं और यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस फसल की खेती बुआई के समय कम से कम तापमान होना चाहिए? ऐसा कौन-सा फसल है जिसकी बुआई के समय कम तापमान होना चाहिए? जैसे 10 कह सकते हैं, 20 सेल्सियस कह सकते हैं, इतनी तापमान होनी चाहिए। तो गेहूँ की जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? क्योंकि गेहूँ के समय ठंडी का मौसम रहता है, इसीलिए इसकी तापमान बहुत ही कम रहती है और उस टाइम गेहूँ की उपज भी बहुत ही अच्छा होते हैं, ठीक है? 29 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि किस फसल की खेती पहाड़ों ढालों पर की जाती है? किस फसल की खेती पहाड़ों ढालों पर की जाती है? जूट, चाय, कपास, गन्ना ये सब हो गया, तो आप बता दीजिए। तो ये जो होती है चाय की सबसे ज़्यादा होती है। कहाँ पर? पहाड़ों ढालों पर। पहाड़ के जैसे यहाँ पर ना करके उसकी कृषि की जाती है और बहुत ही अच्छे से कृषि की जाती है और इसे सीढ़ी नुमा के नाम से भी जानते हैं। क्या करते हैं? सीढ़ुन नुमा, ठीक है? सीढ़ी नुमा के नाम से भी जानते हैं क्या? पहाड़ी ढाल पर जो कृषि होती है, वो सीढ़ी की तरह जैसे देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए पहाड़ है और यहाँ पर क्या करती है ना कि सीढ़ी बना दिया गया है, तो ये सीढ़ी की तरह हुआ ना, ये क्या हो रहा है? एक प्रकार के ये सीढ़ी-नुमा के नाम से ही जाना जाता, ठीक है? चलिए, और ये आपका लास्ट प्रश्न है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है? तो चाय का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है, वो आपके चीन है। राइट आंसर सी होगा और कभी जो कि 30 से 35% उत्पादन करता है। कितने? 30 से 35% बहुत ज़्यादा है और इसके लिए कह सकते हैं और उसके बाद भारत भी आता है। तीसरे नंबर में सब मतलब धीरे-धीरे जो है ना, भारत भी आता है, दूसरा भी देश आता है। ऐसा नहीं कि नहीं उत्पादन करता है, भारत भी करता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा की होता है, ठीक है? चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगर आपको सेट 4 चाहिए, सेट अगर आपको 4 चाहिए, तो ज़रूर कमेंट करके बताएँगे मेरे दोस्त। और एक बात ज़रूर आपको कहेंगे कि ये वीडियो कैसा लगा? स्पेशली हम आज के लिए कहेंगे कि वीडियो में ज़रूर आप सब कमेंट करके बताएँगे वॉइस के लिए, क्योंकि लाइव क्लास लेंगे तो उस टाइम क्लियर रहना चाहिए, ठीक है? वॉइस के लिए प्लस वीडियो के लिए, वीडियो कैसा है, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? वीडियो कैसा है और एक बार लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। ये सबसे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है? कमेंट कीजिएगा ना येस या नो, येस या नो, फटाफट आप सब कमेंट कर देंगे। ज़रूर मेरे दोस्त बच्चों, आप सबसे प्यार और सपोर्ट से ही इतना काम कर रहे हैं। आप सबके लिए लैपटॉप लिए, प्यार और सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ज़रूर आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय-बाय।
जय हिंद, जय भारत।